बारिश की रात थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे धरती को कोस रही थी। हर कोना भीग चुका था। मिट्टी से बनी वो छोटी सी झोपड़ी, टपकती हुई छत, उसके नीचे सुकड़ा बैठा था बिंदा। गोद में उसका 6 साल का बेटा राजू। राजू बेटा, इधर आजा मेरे पास। वहां से पानी टपक रहा है। भीग जाएगा बेटा तू। मेरे सीने से लग जा, थोड़ी गर्मी मिलेगी तुझे। बाबू, ठंड बहुत लग रही है। ये चादर भी गीली हो गई है। पेट में बहुत जोर की भूख लगी है। बिंदा ने उसे अपनी गोद में खींच लिया और सांसों की गर्माहट से उसे ढकने की कोशिश करता रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, चुप हो जा बेटा, मैं हूं ना। बाहर बिजली कड़की। छत से पानी की तेज धार नीचे गिरने लगी, जैसे बारिश भी उनके हालात पर रो रही थी। अब कल जाना ही पड़ेगा भोलू मुखिया के पास, चाहे जितनी बार भगा दे। अब नहीं सहा जाता। इस बार उसके सामने हाथ जोड़ दूंगा। राजू की तबीयत अब बर्दाश्त से बाहर है। बाबू, भूख लगी है। आज कुछ खाए नहीं है हम। बस बेटा, थोड़ा और सब्र कर। सुबह होते ही तुझे कुछ खिलाऊंगा। खुद खड़ा हो जाऊंगा गांव वालों के सामने। तू बस हिम्मत रख बेटा। बाबू, क्या तू कभी रोता है? बिंदा हंसा नहीं, बस उसकी आंखें नम हो गई। मन ही मन कहा, अगर तू जानता बेटा कि तुझे पकड़ते हुए मैं रोज कितनी बार टूट जाता हूँ। राजू की आंखें फिर धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी सांसें धीमी और ठंडी पड़ती जा रही थी। बिंदा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। राजू, उठ बेटा, बात कर मुझसे। तू थक गया है ना, मैं जानता हूँ, लेकिन नींद में मत जा बेटा, तू अभी बहुत छोटा है। बाहर से किसी ने आवाज लगाई, बिंदा बेटा, ठीक हो ना? बिंदा ने आवाज पहचानी, काकी थी, पड़ोस की बूढ़ी औरत जो हमेशा उसका दुख बांटती थी। बिंदा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ काकी, जैसे तैसे हैं। राजू को बुखार है और दवा की कोई सूरत नहीं दिखती है। मैंने भी देखा बेटा, मुखिया के घर गई थी आज। मेरे पोते को भी लौटा दिया उसने। बोला राहत सिर्फ वोटर लिस्ट वालों को मिलेगी, जैसे भूख भी लिस्ट देख कर आती है। बिंदा चुप रहा। बाहर बिजली फिर चमकी। राजू की सांस अब भी हल्की चल रही थी। बिंदा उसे अपनी चादर में और कसकर लपेटने लगा। उसने धीरे से कहा, कल सुबह जाऊंगा मैं, राजू को लेकर मुखिया से कहूंगा। उसके दरवाजे पर तब तक खड़ा रहूंगा जब तक वो सुनेगा नहीं। भगवान तेरा साथ दे बेटा, बस ये रात कट जाए। बिंदा ने राजू को देखा। उसका मासूम चेहरा बारिश से भीगा हुआ था और बिन आवाज के कांपती पलकों के नीचे वो हिम्मत जिसे देख बिंदा खुद हिल जाता था। बिंदा ने फिर आकाश की ओर देखा, मन में बोला, हे भगवान, अगर कुछ छीनना ही है तो मेरी सांसें ले ले, लेकिन मेरे राजू को बचा ले। इसने अब तक सिर्फ तकलीफें ही देखी हैं। इसकी आंखों में भी पूरी नींद नहीं आई है अभी तक। सुबह का उजाला जैसे झोपड़ी की दीवारों पर सरकता हुआ आया। बिंदा ने राजू को गोद में लिया, उसे पुराने गमछे से लपेटा, फिर बाहर निकल पड़ा। बगल के झोपड़ी से काकी ने आवाज दी, बेटा, राजू की हालत कैसी है? कमजोरी है बहुत काकी, मगर वो और देर नहीं की जा सकती। मुखिया के पास जा रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। काकी ने भीतर से 2 सूखी रोटियों का टुकड़ा लाकर उसके हाथ में दिया। ले बेटा,
मेरे पास यही है, तू और राजू दोनों खा लेना। अगर कुछ काम आए तो मेरी बूढ़ी आत्मा को चैन मिलेगा। काकी, तू भगवान है, तेरा आशीर्वाद ही बहुत है। इतना कहते हुए वो निकल पड़ा। बारिश अब धीमी हो गई थी, लेकिन रास्ता अब भी कीचड़ से भरा था। हर कदम जैसे किसी दलदल से लड़ रहा था। मुखिया का घर गांव के सबसे आखिरी पर था। पक्की ईंटों की हवेली। बिंदा ने राजू को गोद में उठाकर दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया, फिर जोर से आवाज लगाई, मुखिया जी, ओ मुखिया जी। कोई जवाब नहीं आया। फिर वो चिल्लाया, राजू बीमार है, मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस थोड़ी सी दवा और कुछ खाना मांग रहा हूँ। अंदर से आवाज आई, कौन है रे? सुबह सुबह शोर क्यों कर रहा है? मुखिया बरामदे में आया और उसकी नजर बिंदा पर पड़ी। तू फिर आ गया? तुझे कितनी बार समझाया है, बिना नाम के, बिना वोटर लिस्ट के तेरे लिए कुछ नहीं है। सरकारी राहत तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जा यहाँ से। देखिए ना साहब, ये बच्चा है, इसका कोई कसूर नहीं है, बुखार में तप रहा है, बस कुछ मदद कर दीजिए। तेरा बच्चा है, तेरा बोझ है। मैं क्या हर भूखे के लिए रोटी बांटूं? जितने भूखे हैं उतने पैसे नहीं है मेरे पास, और फिर तो तू गांव के बाहर झोंपड़ी डाल के बैठा है। बिंदा चुप रहा। उसके होंठ फड़क रहे थे, आंखें भर आई थी, मगर वो हाथ जोड़कर खड़ा रहा। साहब, नाम मत देखिए, एक बार इसे देख लीजिए, इसका शरीर देखिए, ये सांसें देखिए। आपके पास बहुत है, मेरे बस ये एक ही बच्चा है। जाओ यहाँ से, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। चल हट यहाँ से, नाटक मत कर। बिंदा एक पल को रुका, राजू को गोद में और कसकर पकड़ा, फिर चुपचाप मुड़ गया। कंधे पर गमछा भीग चुका था। राजू की आंखें बंद थी, शरीर गर्म था। गांव की गलियों से गुजरता हुआ वो धीरे धीरे वापस लौट रहा था। हर दरवाजा उसके लिए बंद था, हर रास्ता कीचड़ से भरा था। तभी एक कोने से आवाज आई, बेटा क्या हुआ? मुखिया ने कुछ दिया? नहीं काकी, उसने कहा कि तेरे लिए कुछ नहीं है मेरे पास, निकल जा यहाँ से। कैसे कह सकते हैं वो ऐसा, जैसे भूख कोई रजिस्टर देख कर आती है। क्या बच्चे का बुखार भी नाम पूछता है? अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा काकी, इसका बदन जल रहा है, कल रात से कुछ खाया नहीं है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तू टूट मत बेटा, तू टूट मत। तेरे टूटने से ये बच्चा भी टूट जाएगा। मैं हूँ तेरे साथ, हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बिंदा ने राजू की ओर देखा। उसका चेहरा लाल था, सांसें तेज हो चुकी थी। उसने राजू को अपने सीने से चिपकाया। नहीं काकी, अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, अब जो होगा खुद ही करूंगा। जरूरत पड़ी तो गांव से बाहर जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जीते जी से हारने नहीं दूंगा। राजू के होठ कांप रहे थे। उसने धीरे से फुसफुसाया, बाबू मैं ठीक हूँ ना? बिंदा की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक है, तेरा बाबू है ना, तुझे कुछ भी नहीं होने देगा। राजू का शरीर तप रहा था। बिंदा ने उसे पुराने गमछे में लपेट रखा था। जैसे ही वो झोपड़ी में पहुंचा, अंदर की उमस ने और बेचैनी बढ़ा दी। झोपड़ी से पानी अभी भी टपक रहा था। बाबू, पानी पानी, गला सूख रहा है। बिंदा ने पास रखा मिट्टी का घड़ा उठाया, लेकिन उसमें सिर्फ ठंडक थी, पानी नहीं। उसने जल्दी से बाहर निकलकर बर्तन को टपकती छत के नीचे रख दिया। थोड़ी देर रुक जा बेटा, तेरे लिए बारिश से पानी भर लाता हूँ।
दवा तो नहीं ला पाया, कम से कम ये प्यास तो बुझा ही दूंगा मैं तेरी। राजू की आंखें बंद हो रही थी, उसके होठ सूख चुके थे। बिंदा दौड़कर पास के घर में गया जहाँ कभी वैद्य बाबू बैठा करते थे। वैद्य जी, मेरा बेटा बुखार में तप रहा है, कुछ तो दवा दे दीजिए। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आया। बिंदु, तू ही है ना? बेटे के लिए दवा चाहिए। हाँ बाबा, कल रात से उसका बुखार उतर ही नहीं रहा, ना कुछ खा रहा है ना कुछ बोल रहा है। कोई चूरन दे दीजिए, मैं बाद में मजदूरी करके आपके पैसे दे दूंगा। बूढ़ा आदमी भीतर गया, थोड़ी देर बाद वापस आया। देख बेटा, मेरे पास बचा कुछ नहीं है, जो था वो पहले ही गांव वाले ले गए। अब जो बचा है वो खरीदना पड़ेगा, और तू जानता है उधार नहीं मिलता अब। बाबा, मैं तुझे मजदूरी करके लौटा दूंगा, जो चाहे करूंगा, पर इस बार मेरे बेटे को बचा लीजिए। अब नियम बदल चुके हैं बेटा, सब नकद पे चलता है। जिनके पास पैसा है वही जीते हैं, बाकी सब जैसे बारिश में गीली लकड़ी सुलगते रहते हैं, जलते नहीं। बिंदा चुपचाप लौट आया। बिंदा चुपचाप लौट आया। झोपड़ी के अंदर जाते ही उसने देखा राजू एक कोने में सिमटा पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैं आया हूँ, तेरे लिए पानी लेकर आया हूँ, तू बस थोड़ा सा पी ले। बाबू, भूख लगी है। बिंदा कांप गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना अनाज, ना रोटी, ना दूध, बस एक चूल्हा था और उसमें जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। बेटा, तू सिर्फ मेरी बात सुन, भूख भी एक सपना ही है। जैसे तू नींद में सपना देखता है ना, वैसे भी भूख भी बीत जाएगी। बाबू, क्या सपनों में खाना मिलता है? बिंदा की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ बेटा, सपने में सब कुछ मिलता है, गर्म रोटी, घी, दूध, मिठाई, और तेरा बाबू तुझे अपने कंधे पर बिठाकर मेले में ले जाता है। फिर बाबू, मुझे अब नींद आ रही है, मुझे सपनों में खाना देखना है। बिंदा चुप हो गया। उसका कलेजा कांप गया। उसने राजू को अपनी छाती से चिपका लिया, मानो उसे सपनों में भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता हो। बाहर फिर बारिश तेज हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट में बिंदा का दिल डूबता जा रहा था। भूख और बुखार ने मिलकर बिंदा की झोपड़ी को नरक बना दिया था। बिंदा बेटा, तू घर में है ना? कुछ भी चाहिए हो तो बता, मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे पास कुछ नहीं। काकी, आप तो फरिश्ता हो, आपके जैसा कोई भी नहीं। मेरे पास भी कुछ नहीं बचा, लेकिन ये आखिरी टुकड़ा तेरे लिए लाई हूँ। इसमें प्यार है, इसमें दुआ है, शायद इससे तेरे बेटे का दिल संभल जाए। बिंदा ने आंखें भरकर रोटी ली, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर राजू के मुंह तक ले गया। ले बेटा, तूने जिस सपने में रोटी मांगी थी ना, शायद भगवान ने काकी के हाथों वो भिजवा दी है। राजू ने रोटी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में लिया। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए सुकून आया, फिर वो सो गया। अब नहीं सह सकता मैं। अगर ये रात भी गई और सुबह कुछ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं चुप नहीं रहूंगा। अब जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, चाहे चोरी क्यों ना करनी पड़ जाए मुझे, पर इस बच्चे को मैं नहीं जाने दूंगा। रात और भी गहरी हो गई थी। झोपड़ी के कोने में रखा मिट्टी का दिया बुझ चुका था।
बिंदा की आंखों में नींद नहीं थी। छत अब भी टपक रही थी और राजू उसके सीने से लगा हुआ था, बेजान, गर्म और चुप। अब और नहीं सह सकता मैंने बहुत कोशिश की, गांव वालों से भी, मुखिया से भी। अब अगर मैं चुप बैठा रहा तो मेरा बेटा मर जाएगा। उसका गला भर आया। उसने राजू के गर्म शरीर को छुआ, फिर बाहर निकल गया। बारिश अब रुक गई थी, पर जमीन अब भी कीचड़ से भरी हुई थी। गांव के किनारे की पक्की दुकानों के पास वो चुपचाप पहुंचा। एक कोने में रखा टीन का डिब्बा, उसी में अनाज भरा रहता था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन में सवालों का शोर था। क्या ये सही है? क्या ये चोरी है या एक पिता की मजबूरी है? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो टीन का डिब्बा खोल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। कौन है वहाँ? बिंदा डर से उछल गया। पीछे देखा काकी थी। काकी ने उसकी हालत देखी, गले तक कीचड़, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए। बेटा तू ये क्या कर रहा है? बिंदा कुछ बोल नहीं पाया, बस वही जमीन पर बैठ गया, चेहरा ढक लिया। काकी, मैं हार गया काकी, मैं हार गया। मुखिया ने मना कर दिया, वैद्य ने दवाई नहीं दी, तेरे सिवा कोई मेरा नहीं, और मैं क्या करता? बेटा तू गलत नहीं है, तू बाप है, बाप। कोई पाप करता ही नहीं, इस बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। मैं चोरी करने आया था काकी। मैं एक पिता से एक चोर बनने जा रहा था, बस 2 मुट्ठी अनाज के लिए। मैं क्या इतना गिर गया हूँ? नहीं बेटा, तू उठा है। हर वो बाप जो अपने बच्चे के लिए अपने जमीर से लड़ता है, वो गिरता नहीं, उठता है, उठता। मेरे पास अब वक्त नहीं है। राजू की सांसें कमजोर पड़ रही हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। तो चल मेरे साथ मेरे घर में। मेरे घर में थोड़ी बहुत गेहूं की दलिया बची है और एक बक्से में पुरानी दवा भी, शायद वो कुछ राहत दे सके। बिंदा उसके साथ चल पड़ा। गांव की गलियों से होते हुए वो दोनों उस झोपड़ी में पहुंचे जहां काकी रहती थी। बिंदा को देखकर काकी ने चूल्हा जलाया, दलिया पानी में डाली और कहा, बेटा थोड़ा इंतजार कर, गरम करके तेरे लिए लाती हूँ। तब तक तू ये देख, ये दवा है, बुखार के लिए, भले ही पुरानी है पर हो सकता है असर कर जाए। काकी, तू भगवान है, मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगा काकी। भगवान नहीं बेटा, बस एक बूढ़ी औरत हूँ जो माँ भी थी और अब तेरी माँ जैसी भी हूँ। दलिया तैयार हो गई। बिंदा ने उसे कटोरी में लिया, कंधे पर गमछा डाला, राजू को लेने झोपड़ी की ओर भागा। जब वो पहुंचा तो देखा राजू अब भी वैसे ही चुपचाप पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थी। बिंदा ने उसे गोद में उठाया। राजू बेटा, बाबू आया है, तेरे लिए गरम गरम दलिया लेकर आया है, तेरे लिए दवा भी लेकर आया है। उठ बेटा, उठ उठ, थोड़ा सा खा ले। बाबू, बहुत नींद आ रही है। बिंदा ने जल्दी से उसकी नाक के पास दवा की शीशी ले जाकर उसे सुंघाई, फिर धीरे से चम्मच में दलिया भरकर उसके होठों से लगाया। राजू ने थोड़ी सी दलिया चखी। बाबू, ये गरम है, अच्छा लग रहा है। बिंदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, बस बेटा, थोड़ा थोड़ा, और फिर तू सो जा, मैं तेरे पास बैठा रहूंगा। अब तू अकेला नहीं है। बिंदा आज रोया नहीं, पर उसकी चुप्पी ने पूरी झोपड़ी को भर दिया, क्योंकि आज एक पिता चोर बनने से बच गया और एक बूढ़ी काकी माँ बन गई। राजू बेटा, तू देख रहा है ना, तेरे बाबू ने आज हार नहीं मानी।
तेरे लिए कुछ लाया भी है खाने के लिए, तुझे दवा भी दे दी, अब बस दुआ चाहिए। बाहर बारिश थम चुकी थी। पहली बार आसमान में चांद थोड़ा सा दिखा, जैसे काली चादर से एक उम्मीद झांक रही हो। तभी झोपड़ी के बाहर से आवाज आई, बिंदा बेटा, ये साधु बाबा गांव के बाहर रुके हैं। सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने आए थे। मैंने इनसे तेरे बेटे की बात की। बाबा ने कहा, मैं कुछ जड़ी बूटी जानता हूँ, शायद कुछ राहत मिले। बाबा, आप भगवान हो, आप जो भी कर सके करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा बच जाए। बेटा, ये शरीर मिट्टी का है, लेकिन अगर मन में विश्वास हो तो जड़ी भी काम करती है और दुआ भी काम करती है। बस तू हिम्मत मत हारना। वो झोपड़ी के अंदर गया, राजू को देखा, फिर अपने झोले से कुछ पत्तियां और एक छोटी शीशी निकाली। इसे गर्म पानी में डालकर बच्चे को 2 चम्मच पिला देना, फिर उसके माथे पर ये पत्तियां बांध देना और उसे ढककर सुला देना। उम्मीद है सुबह तक शरीर का ताप उतर जाएगा। बाबा, अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। सेवा की जरूरत नहीं है बेटा, बस किसी और भूखे को एक दिन रोटी खिला देना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा होगी। बाबा झोपड़ी से निकल गई। काकी ने जाते जाते कहा, अब सो जा बेटा, सो जा। तेरे बेटे के माथे पर अब भगवान का हाथ है। बिंदा ने वैसा ही किया। राजू को पिलाया, उसका सिर बांधा, फिर उसे अपनी गोद में लिटा लिया। धीरे धीरे राजू की सांसें शांत होने लगी। चेहरे पर पसीना कम हुआ, गालों की गर्मी थोड़ी उतर गई। शायद अब तू ठीक हो जाएगा बेटा, शायद अब इस बरसात के बाद हमारी भी सुबह आएगी। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी के अंदर पहुंची तो मिट्टी की दीवार पर रोशनी का एक सुनहरा टुकड़ा गिरा। बिंदा की आंखें खुली, उसने राजू की तरफ देखा। राजू अब आंखें खोल चुका था। थोड़ी थकावट थी, लेकिन चेहरा शांत था। बाबू, अब अच्छा लग रहा है, पेट में भी दर्द नहीं है। तू ठीक हो गया बेटा। तेरा बाबू जीत गया बेटा, या शायद तेरी हिम्मत ने सब जीत लिया। बाबू, क्या अब हम खेल पाएंगे? क्या मैं बाहर दौड़ पाऊंगा? हाँ बेटा, हाँ, अब तू बहुत दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा कि सारी दुनिया पीछे रह जाएगी। काकी झोपड़ी के बाहर आई। बेटा बिंदा, कैसा है मेरा पोता? काकी, देखो ना, राजू अब ठीक है। तुमने जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ना भूल बेटा, ना सही, पर एक वादा कर, अब तू कभी हार नहीं मानेगा, ना अपने लिए ना राजू के लिए। कसम है काकी, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अब मैं दूसरों के लिए भी वो बनूंगा जो तुम मेरे लिए बनी है। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ झोपड़ी में लड़ी जाती है, जहाँ ना तलवार होती है ना ढाल, बस एक पिता का प्यार और एक माँ जैसा आंचल। और जब बरसात के बाद सूरज उगता है तो वो सिर्फ आकाश में नहीं बल्कि दिल में भी चमकता है।